गंगा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 200 लोग रहते थे। सुनीता जो कि पास के ज़िले की थी, वो 12वीं पास थी। उसके पिता ने उसकी शादी फूलपुर के रमेश से करवा दी। रमेश कभी स्कूल नहीं गया था, इसलिए कुछ पढ़ा लिखा नहीं था और गांव के सभी लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। रमेश अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहता था। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में सुनीता छत पे जाकर अपनी माँ से बात करने लगती है। तभी गांव की कुछ महिलाएं उसे देख लेती हैं। वो घर पर आकर उसकी सास से उसकी शिकायत करती हैं। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास के सामने गांव के लोगों ने सुनीता की चुगली न की थी हो। अब तो ये रोज़ की बात हो गई। सुनीता ये सब सुन लेती है। वो नीचे जाती है और रमेश भी वहाँ नीचे आ जाता है। तभी सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है। और अब मैं माँ के पास ही रहूँगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास रमेश की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? यह कहकर रमेश सोने चला जाता है और सुनीता की गांव वालों द्वारा चुगली का सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन सुनीता गुस्सा नहीं दिखाती हुई समझदारी से काम में लेती है। तभी बारिश का मौसम चालू हो जाता है। गांव में जोरदार बारिश होती है। गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी गांव के पूरी फसल को तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देख गांव वाले निराश हो जाते हैं। बात तो यहाँ तक आ जाती है, कुछ लोग तो सुनीता को इस सब का दोषी मानते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर जाते हैं। रमेश भी 1500 रुपये लेकर आता है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर रमेश परेशान हो जाता है, लेकिन सुनीता उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही रमेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव वालों को भी ले जाती है। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की? किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए।
बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने सरपंच के साथ मिलकर गांव वालों के साथ धोखा किया। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है। आखिर में अधिकारियों ने सब गांव वालों के हिस्से के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिनों तक सरपंच गांव में ही नहीं लौटता। तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम वही सरपंच पद के लिए चुन ले। क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव सुनीता के लिए ताली बजाता है और सुनीता की सास खुशी से उसे गले लगा लेती है।